एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जो देखते हैं ना, सब कुछ खत्म हो चुका था और हम उसके 2 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो जिन्बू होता है वो अपने मेडिटेशन में बैठा होता है। उसने अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पर फोर्स रेलम पर महारत लगभग हासिल कर ही लेती है। सांग ने भी अपनी ट्रेनिंग पर महारत हासिल कर ली होती है और वहीं पर कुछ जो एल्डर्स होते हैं ना वो आ जाते हैं और एल्डर्स जो होते हैं ना वो कुछ कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है मास्टर जिन और जिन्बू, हमें तुमसे भी। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे लोग बैठ चुके होते हैं और जो एल्डर होते हैं ना वो बोलते हैं कि हम फिर से 5 ड्रैगन प्लेस को बिल्ड करने की सोच रहे हैं और इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है जिन। और जिन भी इससे एग्री कर देता है। और जो हमारा जिन्बू था उसने अपनी पास्ट लाइफ में इस 5 ड्रैगन प्लेस को ना डिस्ट्रॉय किया था और अब इससे 5 ड्रैगन प्लेस को ना जिन्बू को भी बिल्ड करने का काम जो है वो सौंपा गया होता है। हमारा सीन सीधे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम 5 ड्रैगन प्लेस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो जिन को ना एक लेटर मिल चुका होता है उसके फादर का, जो कि था कि तुमको ना जिन्बू को सपोर्ट करना होगा और जिन्बू जो है ना वो तुम्हें मास्टर स्टूडेंट का जो पद है वो दे देगा। और जिन जो होता है ना इस बात से एग्री नहीं कर रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मेरे फादर को बेवकूफ़ बनाया। और जिन्बू जो होता है ना वो पैसे के लिए परेशान हो रहा था क्योंकि जिन्बू को ही 5 ड्रैगन प्लेस बिल्ड करने का काम भी सौंपा गया है और जिन्बू अपने उस बैंक में जमा हुए तो खर्च नहीं करेगा। इसलिए जिन्बू जो होता है ना वो फिर कहीं पर जाने की सोचता है और वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो मास्टर जिन के पास आता है और डियांग जियाको जाने के लिए परमिशन मांगता है और जो मास्टर जिन जो होते हैं मुझसे एग्री कर देते हैं। जिन वो अपनी शॉर्ट को उठाता है और वहाँ से चल देता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है वो क्लैन के हेड पर, जो कि ना कहीं पर आया होता है जिस जगह का नाम ईविल सेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि ईविल डेथ सेट्स के नाम से, जहाँ पर ये जगह जो है ना वो पूरी तरह से वीरान है क्योंकि यहाँ के जो ओनर था उसका सिर काट कर फेंक दिया होता है और उसकी जो सारी वसीयत जो होती है ना वो यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि तुम अभी देख। इसलिए जो वो प्लान का हेड है ना वो यहाँ पर आया है और इन सब में से एक खास चीज़ होती है जो कि ना एक पल्स की तरह दिखती है और ये अंधेरे में ऑटोमेटिक जो है ना वो लाइटनिंग करने लगती है। जो क्लैनेट होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुमने उसे कहाँ रखा है, और वो मेंबर बोलता है कि मैंने उसे तुम्हारे रूम में रख दिया। और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा होता है हमारा जिन्बू होता है, बोलता है कि हेलो। और हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि जिन्बू होता है वो सब कुछ पैसे के लिए आया होता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो आगे चलकर फ्यूचर में तुम्हारे बेटे को ही इसमें मदद मिलेगी और तुम ना इससे तुम्हारा जो नाम है ना वो भी हो जाएगा और जो हमारा वुडांग सेट है उसमें तुम्हारा अगर नाम होगा तो तुम्हें ना बहुत सारी जो इज्जत वगैरह है ना वो मिल जाएगी। और जिन्बू होता है ना बोलता है कि तो मुझे ना तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ सकती है। हम देखते हैं वो सिग्नेचर कर रहा होता है, इतने में जो जिन्बू होता है ना वो सोने की ना कुछ जो क्रेट्स होती है ना वो उठाता है और अपने ना अंदर रख लेता है। और जैसा ही वो पीछे देखता है जिन्बू हमारा वहाँ से गायब हो चुका था। हमारा सीन सुबह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर 5 ड्रैगन प्लेस का बिल्ड का काम लग चुका होता है। जिन्बू और जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आए होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और मास्टर ने जिन्बू से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मास्टर अंकल जो है ना मतलब मास्टर स्टूडेंट भी अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें सबसे पहले मीटिंग अटेंड करनी होगी और एल्डर्स के साथ ना थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना होगा और ना तुम्हें थोड़ा अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा और जो बिजनेसमैन है ना उन पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। ये 3 से 4 जो चीज़ें हैं ना वो तुम करने की ज़रूरत है। मास्टर जिन जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम्हें लाइब्रेरी पेरिप्लियन पर जाना होगा और इन सारी बुक्स को ना लाना होगा। और जैसे ही वो उस स्क्रोल को खोलता है तो बुक्स बहुत सारी जो होती हैं वो होती हैं। तभी वो ना एल्डर्स के पास जाता है जो कि ग्रेस प्लेस के मास्टर मियांग जियांग होते हैं और मास्टर इस बात से एग्री कर देते हैं ठीक है तुम इन सारी बुकों को ले आओ। और मास्टर जो होते हैं ना एल्डर वो बोलते हैं कि तुम्हें किसी के साथ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें तो वो जगह पता ही नहीं होगी। और वो ब्लैक जिने को वहाँ पर बुलाते हैं। ब्लैक जिने जो होता है हमारे जिन को इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है कि बस मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं जिन्बू और ब्लैक जिने एक माउंटेन के रास्ते पर जा रहे होते हैं और ये जो माउंटेन का रास्ता है ना अगर तुम यहाँ से नीचे गिर जाते हो तो तुम्हारे क्रियाक्रम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुमने सही सुना है। और जो ब्लैक जिने जो होता है ना वो हमारे जिन्बू पर अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रहा होता है मानो ये जिन्बू को यहीं पर मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जिन्बू को इसकी भनक पहले से ही होती है। जिन्बू जो होता है ब्लैक जिने से बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे यहाँ से धक्का देने के बारे में सोच रहे हो और वुडांग सेट में जाकर तुम ये बताओगे कि तुम जिन्बू का पैर फिसल गया और जिन्बू मारा गया। और जिन्बू जो होता है वो अपनी फिर थोड़ा ईविल में आता है और बोलता है कि जिस वक्त तुम मेरे पास आओगे मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरे बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी था और अगर तुम सीमाओं को लांघते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वुडांग सेट से तुम्हारा कोई वास्ता भी है
और तुम्हारे पिता के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, तुम्हारी आई बात समझना। और हमारे जो जिने जो होता है ना, उसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है। जिने का जो दिल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कने लगता है। जिने के मुंह से पसीना भी टपक रहा होता है। जिने जो होता है ना, जिन्हें फिर सोच रहा होता है कि जिन्बू को कोई सॉर्सरी आती है, मतलब कि जिन्हों को जादू टोना आता है। इसलिए जिन्बू ना सामने वाले की अपने जादू से ही फाड़ देता है और जिन्हें ना इस बात से मानने से इनकार करता है कि जिन्बू पावरफुल है और जिन्बू पर वो अटैक कर देता है। पर ना वो एक किक से भी अटैक करता है, लेकिन जिन्बू उसे वहीं पर बैठ कर डॉज कर लेता है। जिन्बू पर वो एक पंच से अटैक करता है, लेकिन जिन्बू उससे भी डॉज करता है। जिन्बू से वो फिर से एक किक करता है, लेकिन जो पूल था वो थोड़ा सा तो जब ब्लैक जिने जो होता है वो थोड़ा सीरियस होता है और अपने शैडोलेस पंच का यूज़ करता है। ये पंच होते हैं ना, इतने ज़्यादा तेज होते हैं कि तुम उनकी परछाई को भी नहीं देख सकती हो। और वो जिन्बू पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन्बू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्बू इसे आसानी से डॉज कर रहा होता है और जो ब्लैक जिने होता है ना, जिन्बू का सिर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन हमारा जो जिन्बू था वो थोड़ा ना पहाड़ पर ही चढ़ चुका था। हाँ, वो पहाड़ पर ही रुक चुका था और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से आता है और ब्लैक जिन्बू भी ना उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिन्बू जो होता है उसका हाथ पकड़कर उसके चेस्ट से लेकर उसके पेट तक ना कुछ वार करता है। और ये जो वार कुछ ऐसे होते हैं कि ये जो इसकी जो ब्लड होता है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब इसकी नस होती है ना, ये उन नस पर वार किया होता है जिससे इसका जो ब्लड है ना वो ब्लॉक हो चुका होता है। और तुम्हें तो पता ही है कि एक ह्यूमन का ब्लड जब ब्लॉक हो जाता है तो ह्यूमन का क्या होता है। जिन्बू उसका सिर पकड़ता है और तुम्हें तो पता ही है, जिन्बू सिर पकड़ता है तो क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, इस बार इसका मुंह नहीं टूटेगा। और जिन्बू जो होता है ना, उसे खुद पुल पर खड़ा होकर उसे ना वहीं पर लटका देता है और उस पर लगातार थप्पड़ मार रहा होता है। और जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता भी है। और जो जिन्हें जो होता है ना, पर मन में बोलता है कि मास्टर अंकल, जिनका स्टूडेंट जिन्बू एक मासूम बच्चा हुआ करता था, लेकिन इस हद तक ही बदल गया मानो ये बिल्कुल अलग आदमी हूँ। जिन्हें अपनी जान की भी मांग रहा होता है जिन्बू से और वो बोलता है कि मैं तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिन्बू इस बात से एग्री करता है और उसे उठाकर वहीं पुल पर पटक देता है। और जिन्बू जो होता है बोलता है कि हे तुम क्या कर रहे हो। जिन जो होता है इस बार उसका नाम नहीं बल्कि सर बोल रहा होता है। जिन्बू उस पर एक किक करता है और हमारा सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है लाइब्रेरियन पर, जहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि इन सारी बुक्स को उस स्क्रोल को देख रहा होता है और पढ़ रहा होता है। तभी वो जिने की हालत को देखता है और बोलता है कि जिने आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। और जिन उसे बताता है वो ना थोड़ी पहाड़ से नीचे गिर रहे थे और तभी मैंने ना उनका जो बाल है ना वो पकड़ लिया, इसलिए वो जिंदा है ना वो बच गए। लेकिन ओल्ड मैन को थोड़ा ना शक बैठ जाता है कि इस तरह की जो हंसी है ना वो तो किसी ईविल की ये हो सकती है और तुम ना वुडंग साइड से तो बिल्कुल भी नहीं हो। और हम वो थोड़ा चेक करता है तो उसे ना थोड़ा कन्फर्म तो हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम ना वुडंग साइड से तो हो लेकिन वुडंग साइड से भी होकर तुम वुडंग साइड से नहीं हो। और हाँ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इसने यही बोला होता है और उसने अपने कुछ पावर को भी यूज़ किया होता है जिससे ना जो जिन्बू की बॉडी थी ना वो ना पूरी तरह से छेद दी होती है, लेकिन कोई जिन्बू पर निशान नहीं होता है। ओल्ड मैन जो होता है ना वो बोलता है कि इसकी अमाउंट ना बहुत ज़्यादा है, मतलब बुक्स की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए कुछ मुझे ना कॉपी करने में टाइम लगेगा, इसलिए जब भी हो जाएगा ना मैं तुमसे कॉन्टैक्ट है हम वो मैं कर लूँगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक मीटिंग जो है ना वो चल रही होती है, क्योंकि जिन्बू को मास्टर अंकल बनने के लिए कुछ ना मीटिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उस मीटिंग्स में कुछ ऐसा होता है, ये जो मार्शल एसोसिएशन है ना वो जब भी ना बिजनेस करने के लिए जाती है तो उन लोगों को ना जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो लूट लेते हैं। और जो मार्शल एसोसिएशन है ना वो बुडांग सेट से ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए है, इसीलिए अगर उनको घाटा होता है तो इन लोगों को भी घाटा होता है। तभी वहाँ पर जिन्हें आता है और जिन्हें से वो जिन्हें होता है बोलता है कि जिन्हें तब तुम मेरे को बताओ आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। जिन्हें जो होता है बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें उन्हें जान से मार देना चाहिए और उन लोगों की नज़र में हम एक हीरो साबित होंगे। और बोलता है और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है जिन्बू। और वहीं पर जो जिन्हें भी ना होता है वो भी इस बात से एग्री खातर बोलता है कि हाँ जिन्बू जो है ना वो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। और हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है जो कि नरसेट एसोसिएशन पर हुआ होता है और यहीं पर जिन्बू आया होता है और हम एक बंदे का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं जिसका नाम जियांग होता है। और हम इस एसोसिएशन के ओनर मतलब एसोसिएशन के लीडर गैंग ईयू को देख, और जो गोन जो होता है ना वो मान से इनकार कर रहा होता है क्योंकि उसने 7वीं क्लास के अलग अलग स्टूडेंटों को ना बुलाया होता है। और हमारा जो जिन्बू था वो सांग और बू और खोल और बाकी कुछ जो वीक्स मेंबर होते हैं उनको लेकर पहुंच चुका होता है। वो बोलता है कि जो गोन होता है ना वो बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, मैंने तुम पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैं 5 ड्रैगन प्लेस का एक एडमिन
और बुढ़ांग सेट की शॉर्ट का भी मिशन को मैंने कंप्लीट किया है। जिसे सुनकर जो गोंजू था वो थोड़ा शौक तो हो चुका था और बोलता है कि तो ठीक है, अब मुझे तुम्हारी पावर है ना तो वो चेक करनी होगी। और ना वो उस पर अटैक करता है और वो बुढ़ांग सॉफ्ट फिल्म का ना उस पर यूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लोग जिनको को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिनको वहाँ से हिलता तक नहीं है। जिनको जो था अपनी टेक्निक डिस्प्ले आर्ट का यूज़ करता है, जिससे वो उसका जो अटैक था वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए। और जिनको जो होता है ना उस पर थोड़ा अटैक करता है, वो उसे डॉज कर। और जो गोन था वो जिनको पर अटैक करता है, जिनको ने अपनी कोहिनी से उसका अटैक था वो रोक लिया होता है। और हम बताया जाता है कि ह्यूमंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी उसकी कोहिनी होती है। और जब ने इसने वार किया तो उसका पैर वहीं पर टूट चुका था। जिनको जो होता है ना वो थोड़ा फिर पीछे चला जाता है। गोन जो होता है बोलता है कि अब मैं तुम्हें सीरियसली लेने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी असली पावर। और फिर क्या था हमें ब्लैक लाइट में बताया जाता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जो गोन था वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है और जो जिन्बू है ना वो मास्टर एसोसिएशन को लेकर यहाँ से चला जा चुका है। और तुम पूरे एक दिन से इस यहाँ पर पड़े हो। जो गोन जो होता है वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि तो ठीक है, जिन्बू यहाँ से चला गया, मुझे यकीन है कि वो कामयाब जरूर होगा। और हम जिन्बू की तरफ देखते हैं जो कि निकल चुके होते हैं और वो ना एक्सिसिया की बॉर्डर पर लगभग पहुंच चुके होते हैं। और यही जो शुरू होता है ना समुद्री लुटेरे जहाँ से अपनी चाल चलना शुरू होते हैं। और हम देखते हैं कि समुद्री लुटेरे वहाँ पर आ चुके होते हैं, जो कि 3 सब से आए होते हैं। वहाँ पर हमारे जिन्बू यूँ बोलते हैं कि सर तुम थोड़ा लेफ्ट जाओ और जिब्बू तुमने थोड़ा राइट जाओ और मैं थोड़ा अब आगे ही देख लेता हूँ। और स्लैम जो होता है वो ही लुटेरों पर वहीं पर अटैक कर देता है। और वो भी कम नहीं होता, वो भी अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहा होता है। सान एक बंदे की चेस्ट को ही काट डालता है, जिसे देखकर उसका बॉस जो था उसकी फट चुकी होती है। और वो भी अब लगातार अपने मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहा होता है। और जिनको उसके पीछे आ जाता है और जो बॉस था ना उसकी सिप में भाग गया होता है। तो जिनको जो होता है ना उसी की सिप में आ गया होता है। और ना वो बाई पर अपना जो पैर है ना वो मारता है उसकी बॉस की सिप में। तो बॉस की सिप होती है ना वो ना ऊपर से उठ जाती है। और जिनको जो होता है वहीं पर एक स्लैश से अटैक करता है और बॉस लगभग चपेट में आने वाला था। और तभी उसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो उसे बचा लेते हैं, जिनको के स्लैश में स्लैश मारकर और जिनको के स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जिनको जो होता है अपने शॉट पर अपनी QI का यूज़ करता है और जिनको वहीं पर एक बंदे पर अटैक करता है शॉट से नहीं बल्कि किक से। और वो लोग उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन जिनको वहाँ से डिस्पेयर हो जाता है और वहीं पीछे आकर उसी पर अटैक कर देता है और एक पंच करता है, जिससे 2 लोग वहीं पर डिफीट हो जाते हैं। और जो बंदा जो होता है ना उस पर अटैक तो करता है, लेकिन जिसको वहाँ से फिर से डिसअपेयर हो जाता है और पीछे आकर उन पर पंच करता है, जिससे वो लोग वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब बॉस होता है ना वो अपनी शॉट पर QI को इंक्रीज करता है और हमारे जिंदू पर एक अटैक कर देता है। और इस QI का नाम क्रॉस ब्लेड QI होता है। और वह जिंदू पर लगभग लगने ही वाली होती है, तभी जिंदू अपनी शॉट से उस स्लैश के 2 टुकड़े कर देता है और जिंबू उसकी तरफ आने के लिए बढ़ता है। और जिंबू अपनी हथेली का यूज़ करता है, जो कि उसने गोन के अगेंस्ट किया था। और जो बॉस जो होता है उसका एक ही में काम हो चुका था। और जिंबू जो होता है ना उसने सारे लोगों को जिंदा पकड़ लिया होता है। और ये खबर जो होती है ना वो गोन को भी मिल चुकी होती है कि अब क्या क्या जिंबू ने ना क्या किया, क्योंकि जिंबू ने ना एक लेटर जो है वो भेज दिया होता है। लेकिन लेटर मिलने से पहले एक बंदा आया होता है जो कि जंगल फैमिली का था और जो कि गोन के ना थोड़ी बेइज्जती वगैरह कर रहा था कि ना तुमने ऐसा क्यों किया, जो बेवकूफ़ से लोग हैं ना वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वो ना आप मारे ही जाएंगे। और वो है ना ऐसी बुढ़ांग सेट का जो बेइज्जती है वो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैसेज मिलता है जो अब हमारा कौन था और जिससे वो सब बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी करता है। और हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसी का ना जंगल फैमिली का जो सबसे छोटा बेटा होता है। जंगल फैमिली का सबसे छोटा बेटा जो होता है ना जिसे जिनको ना रेस्टोरेंट पे मारा, अब ये बंदा भी उसकी ना घर पर आकर बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है कि तुम ना ऐसे ही बेइज्जत होकर आ गए। और जो उसका ब्रदर जो होता है ना जंगल फैमिली का बड़ा बेटा, वो बोलता है कि मैं डार्क हैप्पीनेस थर्ड को यहीं पर बुलाना होगा। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एसोसिएशन में ना जिनको जो भी होता है वो लौट आया होता है। सारे लोग उसके फैन हुए जा रहे होते हैं। जिनको होता है ना मैं पास्ट को याद करता है और बोलता है कि मैं पास्ट लाइफ में मरियम मलांस को जितने में नाकाम रहा था, लेकिन इस साल में एक अच्छा खासा ट्राई कर सकता हूँ। और वो रास्ते में पैदल ना चलते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि तो ठीक है। और ना वो अचानक से पीछे अपने अटैक कर देता है। वो फिर बोलता है कि तुम अभी भी एक राहगीरी के वेश में आए थे और अब एक कस्टमर की और अब एक शराबी की। और ना हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर जिनको लगातार पीछा भी कर रहा होता है, जिनको अपनी थोड़ा एनर्जी को फ्लो करता है, जो कि उसी ना हेवन स्क्वाड का एक मेंबर होता है। और वो बोलता है कि तुम सच में एक मार्शल मास्टर हो जिसने अपने प्रोजेक्ट QI पर हासिल किया है। जिनको जो तो बोलता है कि हाँ तुमने कहा तो सही है, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी सवालों का जवाब ऐसे तो बिल्कुल नहीं देने वाले हो। और हम देखते हैं कि बाउंड्री के उस पर
थोड़े ना एनर्जी और डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इससे जो डार्क हेवन स्क्वाड के मैंने थोड़े भनक है वो लग चुकी होती है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं उस भीड़ में, उन सबको देख रहे होते हैं। और जिन्बो जो होता है वो उस बंदे के साथ खेल रहा होता है और तभी जिन्बो जो होता है ना वो उसकी कॉलर को पकड़ता है और अपने लास्ट और फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो बंदा जो होता है ना, जो कि वहाँ पर खड़ा देख रहा था, जो कि उन सबका एल्डर होता है, वो हमारे जिन्बो का हाथ जो है ना वो वहीं पर जाकर पकड़ लेता है और हमें बताया जाता है कि ये जो है ना वो मरियम अलायंस का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। इसका नाम या साबोब है, जिसे देखकर मतलब कि या साबोब को देखकर थोड़ी जो ऑडियंस होती है ना वो भी अट्रैक्टिव हो रही होती है, क्योंकि ये लोग जो है ना अपनी हर एक प्लान, अपनी हर एक पहचान को हमेशा सही सीक्रेट रखते हैं। और वो बंदा जो होता है ना शाम, वो बोलता है कि यकीन है मैं तुमसे जल्दी ही दोबारा मिलने के लिए आऊँगा। और वो उस बंदे को वहीं पर छोड़ रहा होता है। तो जिन्बो जो होता है ना उसकी कॉलर को वहीं पकड़ता है और बोलता है कि मुझे अपना आप सारा गुस्सा जो है ना वो किसी पर तो उतारना ही होगा, और मुझे लगातार बहुत ज़ोरों से मार रहा होता है। हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है और जो जंगल फैमिली का जो बड़ा बेटा होता है ना उसे वो फिर उसका जो ब्लैक स्क्वाड होता है ना उसे बताता है कि हमारा एक जो मेंबर है ना वो पकड़ा जा चुका है, अब जो प्रॉब्लम क्रिएट है ना वो हो गई है। तभी उसका जो बड़ा बेटा होता है ना वो बोलता है कि तुम लोग ना जाकर जिन्बो पर अटैक करो, मुझे किसी भी हालत में उसकी जान चाहिए और मुझे उस मेंबर को वापस चाहिए। और हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है जिन्बो की तरफ, जो कि उस मेंबर को मार मार कर अपने कंधे पर ले आया होता है। और वो सांग जो होता है ना वो उसे देख लेता है। जिन्बो जो होता है ना वो फिर उसे ना पूरी बात है ना वो बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ जो बंदे होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो कि डार्क हेवन स्क्वाड से होते हैं, और जिन्बो वहाँ पर ये सब देख रहा होता है। जिन्बो बोलता है कि अरे अरे तुम लोग रुको मत, देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो लोग वहाँ से भागते हैं। लेकिन हमारा फिर कुछ देर के बाद हमें सीन दिखाते हैं जिन्बो ने ना सभी लोगों को मार कर आया होता है और वहीं पर गोंद भी आ गया होता है और बोलता है कि क्या चल रहा है। और न वो उन सबको भी गिरफ्तार जो है वो कर लेता है। और जब उनकी मुंह दिखाई होती है तो पता चलता है ये लोग ना एक बेंगार सेट से हैं और जंगल फैमिली के परिवार में से ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। और ये लोग यहाँ पर आकर कर क्या रहे हैं सीरियसली। और वो जो कौन जो होता है बोलता है कि मैं बुरांग सेट के माउंटेन पर वापस जाना चाहता हूँ और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सेट है ना वो जंगल फैमिली ने जिन्बो पर भी ना अटैक किया है। और हमारा सिग्नल शिफ्ट हो जाता है जंगल फैमिली की तरफ, जब उसका जो फादर होता है ना वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मार रहा होता है और बोलता है कि तो ठीक है अब मरियम अलायंस यूं ही चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन वो एक ऐसी लड़ाई होगी जो कि इसका सबका अंत होगा। और मरियम अलायंस इन लोगों के साथ है तो इन लोगों को कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। हमारा सीना मीटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जंगल फैमिली और बोडांग सेट और उन बेंगर सेट वालों को भी ना वहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि ना हमारे जिन्बो को मारने के लिए आई होती हैं। और लेकिन जो जंगल फैमिली का जो हेड होता है ना वो उल्टा जिन्बो पर ही ब्लेम लगाने की कोशिश करता है। ये जिन्बो ही ने ना हम पर पहले अटैक जो है ना वो किया था। जंगल फैमिली का हेड का कुछ कहना ऐसा होता है कि ये जंगल सेट है और ब्लैक स्क्वाड सेट है वो आपस में लड़ रहे होते हैं और उन्होंने तुम्हारी इस वॉल्स को भी पार नहीं किया है, लेकिन तुमने ही वहाँ पर जाकर जिन्बो ने वहाँ पर जाकर उन लोगों को मारा है और इल्जाम लगाया है कि उसने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की है। और जंगल फैमिली के हेड का कहना कुछ ऐसा होता है और एल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। ग्लैन हेड होता है बोलता है कि प्लीज तुम अपने वर्ड्स पर ध्यान दो। तभी जो जिन्बो होता है वो किसी की तलाश में रहता है। सांग होता है ना बोलता है कि मास्टर अंकल आपने ना मेरे से जब बोला था कि मेरे को ना इसकी जांच करनी है तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा पीटा और जांच की है, तो वो डार्क हेवन स्क्वाड का ना एक मेंबर होता है, ना कि जंगल फैमिली का। तभी वो जिन्बो जो होता है बोलता है कि एल्डर मियांग जिन मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। तभी हमारा जिन्बो जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि मैं नदी के पास आराम से हवा का आनंद ले रहा था और मैं वहाँ से चलते हुए जा रहा था, लेकिन मुझे मेरा चुपचाप कोई पीछा कर रहा था। और जो पर्सन जो था ना वो रूप बदलने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड था और उसे जुवांग के नाम से जाना जाता है और ये आदमी जंगल फैमिली से ही है। तभी जो क्लैनेंट होता है बोलता है कि अपना मुंह सोच समझ कर खोलना। तभी जिन्बो जो होता बोलता है कि बेंगल सेट के लीडर क्या तुम तो उसे जानते ही होगे है ना तो बताओ मुझे। और वो उसे फोर्स करने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि किसी बेंगल सेट के स्टूडेंट पर इतना दबाव मत डालो, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तभी वहाँ पर साफा आ चुका होता है और साफा को पूरी बात का पता चलता है। तो साफा बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितना गलत किया है जंगल फैमिली जो होता है ना वो फिर थोड़ी बकवास कर रहा होता है। तभी जिन्बो जो होता है बोलता है कि
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और जिन्बू बोलता है कि पुराने समय में जो मार्शल आर्टिस्ट होते थे वो बातचीत करने के लिए, जब बातचीत नहीं बनती थी तो उसे सुलझाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब ये है कि जिन्बू जो है ना वो क्लैन हेड से फाइट करना चाहता है। और जिन्बू जो था बोलता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं फाइट करना चाहता। साहब जो था बोलता है कि क्या तुम इससे एग्री करते हो? और वो भी ना इससे एग्री कर लेता है। क्लैन हेड जंगल मतलब बुडांग सेट के जो एल्डर्स होते हैं मियाँ मुझे, वो भी इस बात से एग्री कर लेते हैं। और जंगल फैमिली क्लैन हेड होता है बोलता है कि एंजॉय फायर स्क्वाड लीडर, थोड़ा बाहर तो आओ जरा। तभी जिन्बू जो होता है वो अपनी शॉट को लेता है और आगे बढ़ जाता है। और जिन्बू उस पर बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक करता है और वो इतना तेज अटैक होता है कि वो देख ही नहीं पाता और वो उसके साइड में से निकल जाता है। उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो जिन्बू पर अटैक करता है, जिन्बू से थोड़ा डॉज करता है और डॉची में वो उस पर अटैक करता है। जिन्बू डोंकी रोल करता है जिससे बच जाए। जिन्बू उसके पीछे आकर उस पर किक कर देता है। इस बंदे से उसका ना थोड़ा खिसक जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ रहा होता है। तभी जो साहब जो होता है बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम किसी को जान नहीं लोगे, लेकिन तुम ऐसी चालों का यूज़ क्यों कर रहे हो? तभी जिन्बू जो होता है बोलता है कि ये ठीक है, ये मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। तभी जो बंदा होता है ना वो उस पर अटैक कर देता है। जिन्बू जो होता है अपने लट्ठे से उसे लगातार उसके हर एक स्लैश को काट देता है और वो लट्ठा उसके गर्दन पर रख होते हैं। बोलते हैं कि क्या जिन्बू, ये जिन्बू भी हो सकता है? और क्या वो एक एल लेवल के अभी QI रैंक पर है? एल लेवल का मतलब यह है कि अगर तुम्हें पता हो तो SSS के बाद ना जो रैंक आती है वो होती है एक्स रैंक, और एक्स रैंक के बाद जो रैंक आती है वो होती है एल रैंक। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जो बंदा जो होता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में रखी लकड़ी के कुछ टुकड़े कर लेता है और अपनी QI का यूज़ कर जिन्बू पर फायर कर देता है। जिन्बू उनको हर बार डॉज करे जा रहा होता है, लेकिन जो वो लकड़ी के जो टुकड़े वो कुछ बुडांग सेट के में वार कर दिए जाते हैं और वो लगभग उन पर लगने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जू और सांग की। जू अपने मार्शल आर्ट से और सांग अपनी शॉर्टनिंग से उन लोगों को बचा देते हैं, लेकिन हालत ख़राब होने के कारण उन दोनों को मुंह में से ब्लड लस्ट जो था वो होने लगता है। जिन्बू उससे तो पागल हो रहा था। जिन्बू बोलता है मैं तुम्हें हल्के से चोट देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे जूनियर्स को टच किया और तुम्हारी इससे हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूं। मुरीम अलाइन साहब जो होता है वो बोलता है जो पूरे मुरीम के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। और जिन्बू जो होता है ना वो उसका हाथ पकड़ता है और वहीं पर तोड़ देता है और उसके मुंह पर एक बहुत जोरदार पंच करता है और लगातार वो पंच करता जा रहा होता है जब तक कि ब्लड लस्ट ना हो जाए और उसका मन्ना में चीखें और ब्लड लस्ट ही दिखाई दी जाती है। और वो वहीं पर नीचे क्लैन हेड से बोलता है कि क्या तुम हमारे मैच के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हुए? तभी क्लैन हेड एग्री कर देता है। उड़ान सेट के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। जॉन वहाँ पर आता है और जिन को गले लगा साहब जो होता है बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात है और मुझे सच सच बताओ, तुमने उस मार्शल आर्ट का यूज़ आखिरकार कैसे किया जिसे हम माउंटेनलेस फोर्स के नाम से जानते हैं? और ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हथेली से यूज़ किया जाता है और मैंने खुद इसे सीखने में 3 साल लगे और तुमने इसे सिर्फ एक बार देखा और तुमने इसे कॉपी कर लिया, तो ठीक है अब ये कर दिखाओ। और वो एक नई टेक्निक को यूज़ करता है और ये जो टेक्निक है ना वो कुछ इस तरह से उसका यूज़ है कि जो हार्ट होता है ना अपना वो इसे ब्रेक कर देती है और ह्यूमन का हार्ट मतलब उसकी डेथ। और जिन्बू जो होता है ना वो भी उसका जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैं भी कोई गलती नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरी ट्राई करनी होगी। और जिन्बू भी ना उसी के टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है, जिसे देख के थोड़ा हैरान रह चुका होता है। मुरम लाइन्स बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, भले ही मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना किया हो। उसने हार्ट क्रैश को सिर्फ एक बार देखा और उस एनर्जी को उसने ब्रेक कर दिया। और हम देखते हैं मुरम लाइन्स साहब पूरी तरह शांत हो चुका था और वो जिन्बू पर एक छोटा सा ही छूता है, लेकिन जिन्बू बहुत ज़्यादा दूर फेंका जाता है। और तुम्हें लगा कि जिन्बू को उसने मारा है और फेंका है तो तुम पूरे इरादों पर कर। जिन्बू ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो जिन्बू की जो रियलिटी है वो सामने आ सकती थी। इसलिए एल्डर्स और ज्ञान उसके सामने आती, वो बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? जिन्बू एक छोटी सी संभाल देता है और जो साहब जो होता है वो फिर जिन्बू से बोलता है
अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो बस मुझे एक बार और जवाब, जैसा मैं करता हूँ जैसा भी मैंने किया है ना, तुम वैसा करो और तुम मुझ पर वार करो। ये मेरा एक तरह से ऑर्डर है। और जिन्बू वैसा ही करता है और जिन्बू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मरियमलाई साहब वहाँ से डॉज कर लेता है। जिन्बू वहाँ से डिस्पेयर होकर उसके कान के पास आ जाता है और वो वहाँ से भी थोड़ा दूर हट जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसे भी डॉज करते टाइम उसकी आँख के नीचे एक छोटा सा कट लग चुका होता है, लेकिन जो मरियमलाई साहब था वो जिन्बू के कंधे को छूता है और वहीं पर जिन्बू को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। और जो एल्डर्स और ज्ञान होते हैं वो जिन्बू की हालत को देखते हैं तो ज्ञान बोलता है कि आपने ये सब क्या किया? उसने तो आपके कहना ही पर आप पर अटैक किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे। और जो मरियमलाई साहब होता है बोलता है कि सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिन्बू जो तो बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर अब ट्रस्ट हुआ? और वो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी खून की उल्टियाँ करता है। और जो साहब जो होता है वो अपने आप को बहुत ज़ोरों से कोस रहा होता है। और जिन्बू अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होता जा रहा था। जिन्बू खुश होता है और फ्लैशबैक को याद करता है जब उसने पंच किया था तो वो भी उसने जानबूझकर किया था, और यह भी इसने जो पंच किया है वो भी इसने जानबूझकर किया ताकि इसकी सच्चाई जो है वो सामने ना आ सके। जिन्बू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन्बू आराम कर रहा होता है और जिन्बू के लिए लेट आया होता है। और जिसे देख कर जो मरियमलाई साहब होता है वो थोड़े शौक में होता है कि ये आखिरकार तपस्वी हो गए, मीट कैसे खा सकता है। और हम थोड़ा बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू साहब वेवर अदर एल्डर्स जा रहे होते हैं और जो ऑडियंस होती है ना वो तो जिन्बू की फैन हो चुकी होती है और बोलते हैं कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा कूल है। और तभी वहाँ पर जिन्हें आता है और जिन्हें जिन्बू को गले से लगा लेता है और जो जिन्हें होता है वो रिस्पेक्टली साहब को थोड़ा प्रणाम वगैरह करता है और जिन्बू वहाँ से निकलने की सोचता है। जिन्बू ये बहाना देकर सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मर मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, और वो का सहारा लेकर वहाँ से निकल जाता है। हम सीन देखते हैं एल्डर्स और साहब को जहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं और थोड़ी बात करने के बाद कि क्या क्यों बहुत दिनों बाद मिले वगैरह वगैरह। हम मेन टॉपिक पर आते। साहब जो होता है बोलता है कि और अब मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जिसे प्लेस के नाम से जाना जाता है। और हाँ, प्लेस का मतलब ही जगह होता है। वो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स सेट और अनऑर्थोडॉक्स सेट और डिमोनाइज्ड कल्ट, इन तीनों में से नहीं है, वो इन तीनों से रिलेटेड भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस दुनिया की कोई भी पावर से रिलेटेड या फिर वास्ता नहीं रखते हैं और वे नई मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे उखाड़ फेंकने में वो कामयाब होते हैं। और सेंट्रल प्लान्स सभी मौजूदा मार्शल आर्ट को भी हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि डिमोनाइज्ड जो कल्ट है वो भी उसके पीछे है, जिसे सुनकर एल्डर्स होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह चुका होता है। और करेक्ट सिचुएशन में मरियम के 3 ग्रुप्स फंक्शन जो है वो बटे हुए हैं। पहला तो ऑर्थोडॉक्स और दूसरा जो है ना वो नॉन ऑर्थोडॉक्स और तीसरा जो है वो डिमोनाइज्ड कल्ट। साहब जो होता है बोलता है कि मैं ये उस सेट के बच्चे के कारण से बोल रहा हूँ। तभी एल्डर्स बोलते हैं कि आप जिन्बू की बात कर रहे हैं। तभी साहब जो होता है बोलता है कि लियांग जिया को मैं इस कैसल में कब पीछे कर रहा था और मैं उससे मिला। वो तुमको फायर पावर की बिजनेस वाली घटना तुम्हें याद है जिसे जिन्बू ने सुलझाया था? एल्डर्स बोलता है ये पहली बार था कि जब उसने दुनिया के बाहर कदम रखा था। साहब जो था बोलता है कि तुम अंदाज़ा लगा रहे हो कि घटना कैसल से आखिरकार रिलेटेड क्या थी, लेकिन जिन्बू की सभी हरकतें उसकी मूवमेंट से मेल खाती हैं, इसलिए हमें उस पर शक हुआ। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शक नहीं है, इसलिए तुम नाराज़ मत होना और मैं बस उस बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिन्बू सांग और वो को कड़ी ट्रेनिंग करा रहा होता है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर साहब आता और बोलता है कि ये एक वॉरियर कॉइन है और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। जिन्बू मना नहीं करता और उसे लेता है। और साहब जो था बोलता है कि तुम जब भी बाहरी दुनिया में आओगे मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, तो अभी मैं चलता हूँ। और जिन्बू अपने मन में बोलता है कि आखिर जब तुम ऐसा कह कर गया है तो इसका मतलब यह है कि उसका भरोसा अब भी मुझ पर कायम है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एल्डर्स की तरफ। और एल्डर्स जो होता है बालकनी में खड़े ठंडी हवा ले रहा होता है और आराम से सोच रहा होता है जब साहब ने उससे बोला होता है कि मरियम अलायंस का लीडर मैं उसे बनाने की सलाह देता हूँ, मतलब कि जिन्बू को मरियम अलायंस का लीडर
और हेल के उस लेवल पर मैं वो पहुंच जाऊंगा जहाँ कोई भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जिन को डियांग जाको मतलब कि सान और वो को ट्रेन कराते हुए 1 महीना बीत जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, जिन से बोलता है कि आपको टेम्पल्स में बुलाया गया है और कोई अर्जेंट ही बात होगी। जिनबू टेम्पल्स की ओर आता है और उन ओझाओं के जो कपड़े होते हैं ना वो भी चेंज हो चुके होते हैं। जिनबू वहीं पर आकर बैठ जाता है। जिनबू के सामने 2 चीज़ें लाकर रख दी जाती और जो तुम जो ब्लैक जो बॉक्स है ना वो देख रहे हो उसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम स्वॉर्ड सेंट और चूल चिड़ियान होता है और ना इसी से थोड़ा स्वॉर्ड में जो सीप है वो सीखने को जिनबू को मिल सकता है। जिनबू पास्ट लाइफ का याद करता है जब जिनबू ने इस बंदे को ऑलरेडी ही डिफीट कर रखा है। और जो सेकंड है ना वाइट वो होता है वाइट ड्रैगन का जो पद भी है वो तुमको मिल जाएगा। और इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसका नाम ताइकिंग एलेक्सर होता है और ये चीज़ ऐसी है जिसे जिनको अगर एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डबल की वाई का जो यूज़ है वो कर सकता है और पहले की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है और मास्टर अंकल बनने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको वाइट ड्रैगन और एलेक्सर को चुनता है, जिनको उनसे बोलता है कि मैं इनको चुनता हूँ। इसे देखकर जिनको के मास्टर और अदर एल्डर्स और वहाँ के फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी एल्डर जो होते हैं बोलते हैं कि थैंक यू जिनबू। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सांगोंग टेम्पल की ओर देखते हैं और जिनबू उस एलेक्सर को न वहाँ पर लेकर आया होता है। जिनबू उसे खाता है और उसे ऑब्जर्व करने की उस पावर को कोशिश करता है। जिनबू उसे खा तो लेता है और उसकी बॉडी में बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो ग्लो कर रही होती है। और वहीं पर टेम्पल के उस बाहर, और मैं तुम्हें इस टेम्पल के बारे में बता देता हूँ। जिनबू हमेशा से ही यहाँ पर आता था अपनी ट्रेनिंग करने। हाँ, और उसी के बाहर मास्टर जिन सॉन्ग और वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह कुछ एल्डर्स आते हैं वहाँ पर और मास्टर जिन को दिलासा देते हैं कि चिंता मत करो, वो उसे अब्सॉर्ब करने में कामयाब रहेगा। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं और मास्टर जिन जो होते हैं वो थोड़े हैरान भी रह रहे होते और अचानक से वहाँ से जो कुछ एनर्जी होती है वो बाहर आती है और उसके कुछ देर बाद जिनको वहाँ से बाहर आ जाता है। मास्टर जिन जो होते हैं जिनको को गले लगा लेते हैं और जिनको को भूख लगी होती है तो मास्टर जिन जो होते हैं बोलते हैं कि आज मैं मीट जो है वो मैं खुद पकड़ना चाहूँगा। और वो लोग घर पर आकर मीट वगैरह खाते हैं और जिनको की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और एल्डर्स को लगता है कि वो ना अब उस पावर को ऑब्जर्व करने में नाकाम रहा है, इसलिए उसको इसका दुख है। लेकिन बात तो कुछ और होती है। बात को ये कुछ ऐसी होती है कि मुझे नहीं बताया गया था कि अगर मेरे पास बुडांग सेट की स्वॉर्ड है तो मैं मास्टर अंकल नहीं बन सकता हूँ। और ये बात जिनबू पर लागू होती है। जिन्हें और जो जोशो होते हैं उन लोगों को भी लग रहा होता है कि जिनबू उस पावर को ऑब्जर्व करने में नाकाम रहा है। यहाँ तक कि मास्टर जिनको भी मास्टर जिन उससे थोड़ा देखने आते हैं, उसे थोड़ा मोटिवेशन देते हैं, लेकिन जिनबू उसको कुछ बिना कुछ जवाब दिए थोड़ा बाहर आता है, उस पावर का यूज़ करता है और वहीं सामने वाली एक पहाड़ की चोटी पर थोड़ी सी पावर को दे मारता है, जिससे वो पहाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मास्टर जिन उसकी पावर को देखकर हैरान रह चुके होते हैं और बोलते हैं कि तो आखिरकार इस लड़के को प्रॉब्लम क्या है। जिनबू आकर लेट जाता है। तभी कमरे के बाहर सांग आता है और सांग बोलता है कि मास्टर हमको लाइब्रेरी प्लेयरियन का ना मैसेज आया है और वो ना सब कुछ पूरा हो गया है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है लाइब्रेरी प्लेयरियन पर, जहाँ पर जिनबू जो वो सांग को भी लाया होता है मदद करने के लिए। तभी जो ओल्ड मैन जो होता है ना थोड़ा उससे भी लग रहा होता है कि ये ना डबल की वाई को ऑब्जर्व करने में तो कामयाब तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस है वो मैं देना चाहता हूँ। और बुडांग सेट ये बस 300 साल में सिर्फ एक बार होता है। और क्या तुम जानते हो कि डबल की वाई का मतलब भी आखिरकार क्या होता है। वो सांग दोनों वहाँ से चले जा चुके होते हैं। जिनमें वहाँ पर थोड़ा के लिए टाइम के लिए रुक गया होता है और जब वो ओल्ड मैन होता है उसे बताता है कि ये यिन और यांग पर काम करता है। और यिन और यांग का मतलब है कि लाइट और डार्कनेस। इसका मतलब अगर समझाऊँ तो अच्छाई और बुराई भी एक बॉडी में दोनों का होना, डुअल कोर एनर्जी का होना होता है। और हमारे जिनबू जो होता है बोलता है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो तुम अपने हार्ट के भीतर भी अपनी बुराई को मिटा सको। लेकिन जिनबू ने पहले से ही अपने दिल की बुराई के भीतर 6 यांग जो टेक्निक है वो ज़बरदस्ती हासिल की है। हाँ, तुमने सही सुना। जब वो फर्स्ट टाइम आया था मैं तब की बात जो वो कर रहा हूँ, जब उसमें ज़बरदस्ती होली की वाई की 6 टेक्निक्स मतलब 6 सेंडर्स ने उसमें डाली होती हैं। एक इवल सेट का एक ऐसा मेंबर है जो कि सिर्फ बुडांग सेट के तो सिर्फ कपड़े अकेले पहनता है, इसलिए तुम्हें उसके दिल की बुराई को ख़त्म करने का कोई रास्ता ही नहीं। ओल्ड मैन जो था बोलता कि काफ़ी टाइम पहले कोई था जिसने डबल की वाई का इंटरनल आर्ट का यूज़ किया था
उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक हो जाएगा और ये तुम्हारी तरह डफल की वाई आर्ट में महारत हासिल करने के लिए वो अलग से ट्रेनिंग किया करता था और वो अपने मार्शल आर्ट यन और मार्शल आर्ट के भरने के लिए एवल सेट की कल्टीवेशन वाली टेक्निक सीखने गया, जो कि डबल की वाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि डबल की वाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यन और यांग दोनों एनर्जी को मिलाकर एक एनर्जी अपेयर हुई और जो पहले वाली एनर्जी थी वो थोड़ी अनबैलेंस हुई और वो उसमें नाकाम हो गया और दिल में उसकी बुराई जो थी वो ओवर कंट्रोल हो गई और वो एक डीमन बन गया। उसने अपने ही मेंबर्स को जान से मार दिया। उसके बाद डबल की वाई का जो यूज़ है उसे 2 भागों में बांटा गया, यिन और यांग की उस बुक में, और उस बुक को 4 भागों में बांटा गया। लेकिन यिन और यांग की वो बुक जो है ना वो बुडंग सेट के अलावा 4 और सेट को भेजी गई है और इस बुक को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। जिन बुक उस पर थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा होता है, ओल्ड मैन जो था बोल रहा है कि मैं भी एक अपराधी हूँ और मेरी भी 4 आंख काट लिए गए, मतलब इसकी 4 बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काट लिए गए हैं और मुझे क्लैन से भी हमेशा हमल से कर लिए ना निकाल दिया गया है। और तुमको सेट के लीडर और डिमोनस कल्ट बनने की वो कहानी तो याद ही होगी, वो स्टूडेंट जिसने उस आदमी का सिर काटा था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मतलब कि वो ऐसा तो नहीं बोलता है, हाँ, लेकिन ये वही इंसान है जिसने उस आदमी का सिर काटा था। जिन्बू जो होता है ना वो स्टूडेंट ना उसके टेम्पल में जाता, बोलता है उस एक बुक को उठाकर, ये बुक वाली कहानी तो मुझे सच लग रही है लेकिन मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है और मैं अब क्या करूँ। सामने होता बोलता है कि मास्टर अंकल आप ना घुमक्कड़ बन जाइए और आपको ना तब भी जो कोई प्रॉब्लम है ना वो नहीं आएंगी और आप अपना काम जो है वो पूरी लगन से कर सकते हैं और अपना जो छोटा जो ट्रैवलर्स कर अपने आप को ताकतवर भी बना सकते हैं। और जिन्बू जो होता है उस बात से एग्री करता है और वो परमिशन लेने के लिए मास्टर जिन के पास जाता है। जो जिन जो होता है वो ड्रैगन प्लेस से लड़ रहा होता है और मास्टर जिन से जो जिन्बू होता है वो उस बंदे के बारे में पूछता है जिसके पास डुअल कोर हुआ करता था। मास्टर जिन उसके बारे में बताते हैं कि मुरीम में सिर्फ वही आदमी था जिसने इस मुरीम को क्रिएट किया था, लेकिन वो आदमी बुडंग सेट का पुराना लीडर जिसका नाम चुई गोंगो है। और हाँ, तभी जो हमारे जिन्बू होता है वो बोलता है कि और उस ओल्ड मैन ने मेरे से ये भी कहा कि वो स्टूडेंट और वो सिर कट गया वगैरह वगैरह। तभी जो एल्डर्स होते हैं ना मास्टर जिन वो थोड़े गुस्से हो जाती है, तभी मास्टर जिन जो होते हैं गुस्से हो जाती हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पर बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आई बात समझ में। तभी जिन को पूरी तरह से श्योर हो चुका होता है ये जो बात है ना वो पूरी तरह से सच है। तभी जिन उससे मेंटर पर आकर बोलता है मैं एक वेंडर बनना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ और मैं खुद को हमेशा के लिए बेहतर बनाना चाहता हूँ। हमारा सीन सब हो जाता है यहाँ पर जो जिन जो होते हैं ना वो एल्डर से परमिशन लेने के लिए आए होते हैं, क्योंकि ये जिन्बू है ना उसे वो मक्कड़ जो बनना है। एल्डर ने जो होती है बोलती है कि एक मैसेज जो ऑर्थोटेक्स मुरीम अलायंस के लीडर ने मेरे को भेजा है और ये ड्रैगन फिनिक्स फेस्टिवल के बारे में है और एंड में सब हम जो जिन्बू है ना उसे ऑर्थोटेक्स मुरीम अलायंस में भेजने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो उसे भी देखना चाहता है। तभी जो मास्टर जिन होती है वो बोलते हैं कि जिन्बू अभी मेरे पास आया था और उसने कहा था कि वो एक घुमक्कड़ बनना चाहता, मतलब कि बैंडर बनना चाहता है, यहाँ तक कि उसने मेरे से परमिशन भी मांगा है। और जो एल्डर होते हैं बोलती क्या एक घुमक्कड़, उसकी मार्शल आर्ट पहले ही काफ़ी अच्छी है, हालांकि मार्शल आर्ट तो अच्छी है लेकिन उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। ड्रैगन फिनिक्स फेस्टिवल में जिन्बू को वो और सांग को भी हम भेज सकते हैं और हमारा सीन ना ये सब ना और मास्टर जिन होते हैं ना ये सब कुछ तय कर लेते हैं और हम सीधा चलते हैं ड्रैगन फिनिक्स फेस्टिवल की ओर, जहाँ पर हम देखते हैं जिन्बू सांग और भूते वो निकल चुके होते हैं। देखते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम वाइट हीरोइन होता है। हाँ, तुमने सही सुना है, इस बंदा है ना वो मुरीम अलायंस का एक 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। और तभी वो ना इस बंदा जो था जिन्बू के टेबल पर बैठने के लिए ना उससे थोड़ा बोलता वगैरह है, लेकिन जिन्बू जो होता है वो एग्री नहीं करता है। तभी ना वो उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाकर बोलता है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो ओल्ड मैन है ना वो मेरे को परेशान कर रहा है और प्लीज़ आप इसी आदमी से जो मेरा पे है ना वो कर रहे हैं। जिन्बू सांग वो वहाँ से निकल चुके होते। रेस्टोरेंट ओनर होता है वो बोलता है कि आपको ना कहाँ जा रहे हो, तुमको ना यहाँ का जो पे है ना वो करना होगा और यहाँ का जो पे है ना वो 4 सिल्वर के नांगे है ना वो तुमको देने होंगे।
अर्ली मॉर्निंग का सीन देखते हैं और वो सांग और जिनबू ने एक नया ड्रेस जो था वो ले लिया होता है, जो कि था नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट का। सांग जो होता है बोलता है कि वो लोग बोल रहा है कि जो बोट है ना वो नहीं है, वो अभी भी यहाँ से सारी की सारी जा चुकी है। अभी जो वाइट होता है वो उन लोगों के पास आता है, बोलता है कि मुझे मेरे जो 4 सिल्वर नाइन है ना वो मेरे को वापस चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जिन जो होता है मुझे अपने जो होता है मुझे उसके 4 सिल्वर नाइन जो होते हैं वो लौटा देता है और बोलता है कि अब जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए तो हमारा काम पूरा हो गया है, तो चलो अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और तुम मेरा कभी फॉलो भी मत करना। और देखते हैं जो बंदा होता है वो लगातार उनको फॉलो कर रहा होता है। वो यहाँ से ना एक बोट में भी जाते हैं, तो जो बंदा जो होता है ना ये वाइट, वो सारी की सारी बोट को ही खरीद लेता है। तो ये लोग ना अब फैसला करते हैं कि हमें पैदल जाना ही होगा ड्रैगन फ्लिस फेस्टिवल में, जहाँ पर ये वाइट भी जा रहा है। लेडी को देखते हैं जिसका नाम सियोन है और ये ना लड़का बना फिरती है। तो इसकी स्टोरी को शॉर्ट में बताऊं तो ये जो लेडी है ना जुड़वा पैदा हुई थी, एक लड़का और एक लड़की। एक इसका ब्रदर जो है ना उसकी डेथ हो जाने के बाद इसी को ना लड़का बना दिया गया था। और क्योंकि ये ना एक किंग की बेटी थी तो एक किंग को वारिस की ज़रूरी होती है, इसीलिए इसके फादर ने इसको लड़का बना दिया था। तो वो जो होता है ना वो इस लेडी का बांडा भी फोड़ देता है कि ये ना एक लेडी है, जिसे देखकर सारे हैरान रह चुके होते हैं, लेकिन कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। लेडी जो होती है ना वो बोलती है कि ओ तो आखिर बुरांग सेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर और इसका नाम जिनबू है। ये इतना ज़्यादा दिखता है कि उससे कहीं ज़्यादा स्किल्ड है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर सारे लोगों ने ना चल दिया होता है मतलब कि ड्रैगन फ्लिस फेस्टिवल की ओर। और जिन लोगों को 10 दिन जो है ना वो बीत जाते हैं, सांग जिनबू और वो ना एक फैसला करते हैं कि हम यहीं पर आराम करने वाले हैं। मतलब कि सारे लोग, वो वाइट भी और सियान भी और वो और सांग का जो ट्रेनिंग है ना वो भी चल रहा होता है। पहाड़ी पर लगातार चढ़ने में लगे होते हैं। अचानक से हम एक बंदी को देखते हैं जो कि एक बच्ची को लेकर भाग रहा होता है और वो उसी पहाड़ से ना कूद जाता है। और जो सांग जो वो और जो बच्ची ना गिर रही होती है, लेकिन सांग अपनी QI का यूज़ कर उस बच्ची को वहीं पर पकड़ लेता है। और जो बंदा जो होता है ना वो वहीं पर पानी में गिर जाता है। और आज कुछ दुश्मन थे वो आ चुके होते हैं और जो दुश्मन जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि चलो हम मुद्दे पर आते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उस बच्चे को छोड़ देते हो तो किसी को भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो सारे लोग उन लोगों को घेर लेते हैं। जो होता है ना वो अपनी QI को चढ़ाकर अपने शॉटमैन सबका इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अंदर जो शॉटमैन है वो चला रहा होता है। और हमारा वो भी कम नहीं होता, वो अपने मार्शल आर्ट का यूज़ भरपूर कर रहा है। और वाइट जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक जो टक्कर है ना वो दे रहा होता है। लेकिन छोटी बच्ची होती है ना उसे कुछ लोग मारने के लिए पड़ते हैं, लेकिन जो सियोन जो होती है ना वो लोगों को बचा लेती है, लेकिन उसे थोड़ी तकलीफ भी हो रही होती है। और फिर वहीं पर एंट्री हमारा जिनबू ले लेता है। उसके बजाय जिनबू जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी स्लैशेस होती है वो छोड़ता है। और जो वाइट जो होता है ना वो उसके मेन बॉस पर अटैक करता है, लेकिन जो मेन बॉस होता है ना उसका जो मार्शल आर्ट होता है वो कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसे और बॉस से लड़ने में मुरे मलाइज के 7 मास्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को तकलीफ हो रही थी। तभी वहाँ पर हमारा जिनबू आता है और वहीं पर अपना ना एक जो हथेली होता है उसका वार करता है, जिससे जो बॉस होता है वहीं पहाड़ी में जाकर बहुत जोरों से टकरा जाता है। जिनबू उसकी ओर लगातार और बढ़ता है और जिनबू वहीं पर ना एक शॉटमैन करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। वो थोड़ा हवा में जाता है ना, जिन तुरंत हवा में पहुंच जाता है, जिससे उस बॉस की पूरी तरह से फट चुकी होती है। बॉस बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसके पास इतना ज़्यादा मोटलेस फोर्स का वो यूज़ कर सकता है। तभी हमारा जिनबू उस पर ना 2 स्लैशेस से वार करने वाला होता है और बॉस पे थोड़ा नीचे उसके आ ही जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस शॉट को मारता है वो अचानक से एक पॉइजन में था, तो वहाँ से ना वो गायब हो जाता है। और ना वो थोड़ा नीचे था और बॉस भी उस पर थोड़ा अटैक कर ही देता है। लेकिन जिनबू एक इतनी बड़ी स्लैशेस का यूज़ करता है कि जो उसके पीछे ना जो पहाड़ी थी उसके भी 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। जिनबू जो होता है बोलता है कि अरे नहीं, मुझे इससे ना थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवानी थी, लेकिन मैंने इसे मार दिया है ना। वो पर बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम ना बेंगर सेट को जानते हो, तो मैं सोच रही थी कि हमें ना बेंगर सेट से कोई मदद जो है वो हमें मिल सकती है। तभी बोलता है कि मैं बेंगर सेट को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। जो होता है ना वो चिल्ला कर बता देता है और ना वो वॉरियर कॉइन के बारे में भी बता देता है। तभी जिन लोगों को ना मजबूरन से वॉरियर कॉइन जो है ना वो देना पड़ता है। फेस्टिवल है ना उसे होने में अभी भी 5 दिन बचे हैं और ये लोग ना फाइनली ड्रैगन फ्लिक्स में
आ चुके होते हैं और उसे ना वहीं पर जो फैमिली का ना जो बेटा होता है, जैसे जिनको रेस्टोरेंट में बेटा था, वो मिल जाता है। और वो थोड़ा ना कुछ गलत बोल देता है तो उसका ना पीछे से एक मेंबर आता है और बोलता है कि जिंगल गियोन अभी ना तुरंत से माफ़ी मांगो। और जो बंदा होता है बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा भयानक है और ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है बल्कि बुडांग सेट की एक शॉट है जिसे बुडांग सेट के लिए बनाया गया है। और मैं बिलीव नहीं कर सकता कि हमने ऐसे किसी इंसान को यहाँ पर बुलाया है जिसे हम नाम से भी नहीं बुला सकते हैं। तो ये बंदा जो होता है उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। और ये जिन्बू जो होता है ना, वो तो उससे सारे काम करवा रहा होता है, जिन्बू उससे मीट भी पकवा रहा होता है। और ना जिन्बू थोड़ा ना अब मौज मस्ती हो जाने के बाद सारे लोग सो जाते हैं, जिन्बू थोड़ा बाहर घूमने आता है और बोलता है कि हेवन सेट हेवन था ना, उसे मैं जीत लूँगा और उसके बाद ना बारी होगी डीमन कल्ट की और मुझे ना फिर से मेरी पास्ट लाइफ की तरह सब कुछ चाहिए। सेवन आती है और जिन्बू का जो दिल था वो उसके लिए धड़कने लगता है। जिन्बू बोलता है क्या एक परी, और ना वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेता है, लेकिन अचानक से जो सियोन जो होती है ना, वो बोलती है कि जंगल फैमिली के रूम में ड्रैगन फिनिक्स से ना फेस्टिवल में मैं विभाग लेने वाली हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिन्बू का दिल टूट जाता है। जिन्बू बोलता है कि एक पल के लिए मुझे, लेकिन वो ही सब टूट गया, उसने मुझे धोखा दिया। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक बंदे पर और वो बोलता है कि मैं मरियम अलायंस का स्ट्रेटजी वाला एक बंदा हूँ और मेरा नाम जिंग अयूब जिन है। अयूब जिन जो है ना, वो कुछ ऐसा था जिन्बू की पास्ट लाइफ में, ये इतना खतरनाक स्ट्रेटजी वाला था कि जिन्बू ना इसकी वजह से अनगिनत जिन्बू ना बैटल हार चुका था। जिस दिन पकड़ा जाता उस दिन इसकी मौत इसका इंतजार कर रही होती। हाँ, और जिन्बू जो होता है बोलता है कि मैंने सुना है कि इन कमीनों के पेबलियन को बनाने के बहुत ज़्यादा जो पैसा है ना वो लगा है। मरियम अलायंस के लीडर चुल, वो मार्शल आर्ट में स्ट्रांग है, बल्कि वो एक अच्छा लीडर भी है और अपने हाथों ना यूज़ करना भी जानता है। तभी जो होता है ना बोलता है कि क्या इसका मतलब है कि वो मेरे वर्ड्स के पीछे का अर्थ समझ गए, जैसा कि मुझे उससे एक्सेप्ट था। और फिर जो होता है ना वो बोल रहा होता है कि हमारा जो प्लेबियन है ना वो सिर्फ देखने नहीं है, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। तभी ना जिन्बू इसके पीछे का जो कारण है वो समझ चुका था। और ये जो बंदा होता है ना अपने मन में बोलता है कि वो मेरे पीछे वर्ड्स का आंसर जो है वो समझ चुका है, जैसा कि मुझे उससे एक्सपेक्ट था। और वहीं पर जो चुल था वो आ जाता है और जिन्बू जो होता है बोलता है कि चुल ये इम्प्रेसिव है। आखिरकार उसकी अपीयरेंस से सारा जो मूड है वो खराब हो गया मेरा। और वो बोलता है कि जिन्बू क्या तुम जानते हो कि मैंने बुडांग सेट से ना तुमसे मिलने का रिक्वेस्ट जो है वो मैंने किया था। और जिन्बू को सारा फ्लैशबैक समझ में आ रहा था, इसीलिए ना जो एंडरसन इस जिन्बू को 2 ऑप्शन दिए थे, मरियम अलायंस का लीडर बनना या फिर वाइट टाइगर में हमेशा के लिए जाना। तो योदा बोलता है कि तुम एक वाटर टेक्स्ट मरियम अलायंस ड्रैगन फिनिक्स हॉल के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बारे में तुम क्या सोच रहे हो। तभी जिन्बू जो होता है बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सेंट्रल पिलरों से इकट्ठे हुए छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ। तो योदा बोलता है कि ठीक है, मैं मानूंगा कि तुम इससे एग्री करते हो। जिन्बू साफ शब्दों में मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा काम होकर हो गया हो तो मैं अब जाना चाहता हूँ। और जो बंदा जो होता बोलता है कि फिर कोई चॉइस नहीं है, मैं बस तुम्हारा जो वेलकम है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो बोलता है कि अगर मुझे ना तुम्हारा वेलकम पसंद है आया है तो मेरा तरीका है ना वो थोड़ा अलग है वेलकम करने का। हमारा सीन शिफ्ट होता है ऑर्थोटेक्स मरियम अलायंस की अंडरग्राउंड ऑफिस में। हाँ, और ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड, और चुल जो होता है बोलता है कि ये मेरा एक ना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड। और जिन्बू जी होता है ना वो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन दोनों का जो फाइट है ना वो होने वाला है। जिन्बू होता है ना वो भी ना उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो था वो आ रहा होता है और ना वो अपनी अपनी जो शॉर्ट्स होती है ना वो निकाल लेता है। और जिन्बू जो होता है ना वो उस पर थोड़ा शॉर्ट लेकर ना अटैक ही कर देता है और दोनों आपस में अपनी तरह से टकरा रहे होते हैं। और उन दोनों के अपेरेंस से ना एक पावर जो है ना वहाँ पर अपेयर होती है। और जिन्बू जो होता है ना वो थोड़ा अटैक करता है, लेकिन जो बंदा था वो डॉज कर लेता है। लेकिन चुल जो होता है वो उस पर बहुत सारी स्लैशेस से वार करता है, लेकिन जिन्बू जो होता है वो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन अचानक से बहुत सारे जो स्लैशेस थे वो उससे वार करता है और चुल जो होता है ना वो फिर बोलता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो बुडांग सेट की स्वॉर्ड। मैंने अपनी जो एनर्जी का सिर्फ आधा यूज़ किया था, इसलिए उसे बहुत छोड़ नहीं आई होगी, तो उसे उठा लिया। तभी जिन्बू उसके पीछे आता है वरना वो बंदा उससे चुल डॉज कर लेता है
और जिन्बू उससे उस पर ना वहीं पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा पीछे भी धकेल देता है। तभी ये जुल्लू होता है ना, वो अपने मन ही मन बोलता है कि ये टेक्निक तो जिससे जो राइट हैंड है ना उसे उड़ा दिया था, और बस यही आदमी है वो जिसने ये आदमी था जो मेरी इस अटैक को डॉज कर सकता था। एक डिमोनाइज कल्ट का जब वो हम लड़ते थे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता था। अनोथेटिक्स ईवल सेट का लीडर योन रियोन म्योंग हमारे जिन्नू के पास्ट लाइफ का नाम है। हाँ, हमारे जिन्नू पास्ट लाइफ में यही हुआ करता था। जिन्नू अपने मन में बोलता है कि इसे तुम्हें पागल बनाने दो कमीने। मुझे यकीन है कि तुम सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि मैं ही अयोंग रियोन म्योंग हूँ। और चल जो होता है बोलता है कि लेकिन भले ही ये एक सीक्रेट झगड़ा हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो, लेकिन अब मेरा जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस का लीडर का सम्मान दाव पर लगा है, इसलिए अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा और पूरा लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल वो करूँगा। और हम देखते हैं कि दोनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर घमासान जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। जिन्बू भी लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और जिन्बू के पास में की शॉट जो होती है वो ना लगी होती है। और जिन्बू जो होता है ना वो बोलता है कि एक QI एक्सप्लोर शॉट ये बहुत ज़्यादा डरावना है, लेकिन शॉर्ट वाइंड से फ्रेडली उड़ने में कायम है, इसलिए ये जानने का कोई तरीका नहीं है यहाँ से वो आएगी। और जो शॉर्ट है ना वो कुछ ऐसी चलेगी जैसे कि वो चूल है ना वो इमेजिनेशन करेगा कि इस बंदे की शॉर्ट है ना मेरे को ये सेकंड लेफ्ट साइड जाना, तो लेफ्ट साइड अगर इमेजिनेशन करेगा तो उसकी शॉर्ट जो है ना वो वहीं पर पहुंच जाएगी बिना कोई दिक्कत के। हाँ, अब जिन्बू जो है ना वो इसी से अब फाइट कर रहा है।